हर प्रज्ञापीठ या प्रज्ञा संस्थान को अपनी इमारत में ऐसी सेवाभावी हलचलें जारी रखनी चाहिए जिनके सहारे सर्वसाधारण को उसकी उपयोगिता प्रतीत होती रहे, सहानुभूति और सहायता उपलब्ध होती रहे। मात्र पूजा आरती होती रहे और दिन भर सन्नाटा छाया रहे तो आज की परिस्थितियों में ऐसे धर्म संस्थानों को जन उपेक्षा का ही नहीं, आक्रोश का भी भाजन बनना पड़ेगा। इसलिए उपयुक्त यही है कि इस इमारत में सेवाभावी सत्प्रवृत्तियों की हलचल बनी रहे। यूं करने को तो विचार क्रांति अभियान के अंतर्गत प्रचारात्मक, रचनात्मक और सुधारात्मक कार्यक्रमों की एक सुविस्तृत श्रृंखला है, पर उसे पूरी तरह कार्यान्वित करने के लिए प्रज्ञावान, दूरदर्शी, परिश्रमी, लगनशील सेवाभावियों द्वारा सूत्र संचालन की आवश्यकता है। ये व्यवस्था हर जगह बन पड़ना कठिन है, इसलिए उचित समझा गया कि ऐसा कार्यक्रम बनाया जाए जो सर्वसुलभ हो, कहीं भी बिना अड़चन के चल सकता हो। इसके लिए बाल विकास कक्षाएं चलाने के लिए सभी प्रज्ञापीठों को कहा गया है। छठी कक्षा से मैट्रिक तक के स्कूली छात्रों के लिए उनकी सुविधा के समय 2-2 घंटे की ट्यूटोरियल कक्षाएं चलाई जाएं। इसके लिए हर कोई सहानुभूति व्यक्त करेगा और भरपूर समर्थन तथा सहयोग देगा। इन दिनों स्कूली पढ़ाई जैसी कुछ है उसे सभी जानते हैं। घर घर ट्यूशन का प्रबंध कराए बिना कदाचित ही कोई भाग्यवान विद्यार्थी अच्छे नंबरों से पास होता है। डिवीजन खराब हो जाने पर पढ़ाई एक प्रकार से निरर्थक चली जाती है। ट्यूशन की महंगी फीस चुकाना हर किसी के बलबूते की बात नहीं। ऐसी दशा में यदि ट्यूटोरियल कक्षाएं कहीं भी चल पड़ें तो हर अभिभावक और विद्यार्थी डूबते को तिनके जैसा सहारा अनुभव करेगा। स्कूली टाइम 4-5 घंटे का होता है, उससे निपटकर बच्चे इधर उधर मारे मारे फिरते हैं। अभिभावकों को संभालने की फुर्सत नहीं होती। कुछ नए बच्चों की आदतें बिगड़ने, पढ़ाई छूटने और भविष्य अंधकारमय बनाने की घटनाएं हर कोई अपने चारों ओर घटित होती हुई देख सकता है। इस दुर्भाग्य से बचने का एक ही उपाय है कि स्कूल से बचे हुए समय का सदुपयोग हो और बच्चे कुसंग में पढ़कर बुरी आदतें सीखने से बचें। पढ़ाई पर ध्यान देकर अच्छा डिवीजन लाने में सफल हों। साथ ही उपयुक्त वातावरण में व्यक्तित्व के विकास में सहायक सत्प्रवृत्तियों का भी अभ्यास करते रहें। इसे स्वर्ण सुयोग ही कहा जा सकता है। इस प्रबंध की प्रज्ञापीठ में व्यवस्था बनने जा रही है। इस समाचार को सुनते ही हर कोई प्रसन्न होगा और इस दूरदर्शी सूझबूझ तथा ठोस सेवा साधना की भरपूर प्रशंसा करेगा। उसके सफल होने में भी किसी संदेह की गुंजाइश नहीं रहेगी। कल्पना शक्ति की कमी और व्यवहारिक कठिनाइयों की जानकारी न रहने से कई जगह पूरे समय के स्कूल प्रज्ञापीठों की इमारतों में चलाने की बात सोची जाती है। वे इसे सरल मानते हैं, पर है ये असंभव स्तर का, बहुत ही कठिन। सरकारी मान्यता के बिना इस प्रकार की स्कूलों का न तो कोई महत्व है और न कोई अभिभावक उनमें पढ़ाने के लिए अपने बच्चों को भेजेगा। सरकारी मान्यता के लिए आवश्यक है कि स्कूल की अपनी निजी कमेटी और निजी इमारत हो, अध्यापक उपयुक्त योग्यता के तथा ट्रेंड हों, उन्हें पूरा वेतन बैंक चेक द्वारा दिया जाए। इससे कम में सरकारी मान्यता या सहायता नहीं मिलती। प्रज्ञापीठों में सरकारी निर्धारण के अनुरूप न तो कक्षाओं के लिए स्थान होता है और न ही उनकी कानूनी स्थिति ऐसी होती है कि ट्रस्ट की संपत्ति को स्कूल समिति के लिए हस्तांतरित कर सकें। बिना फीस के बच्चे पढ़ाने ठहरे तो ट्रेंड अध्यापकों का पूरा वेतन किस प्रकार चुके? इतना सब संभव नहीं। इसके लिए जल्दबाजी में जिन्होंने भी पूरे समय के स्कूल चलाने का कदम बढ़ाया है, उन्हें व्यवहारिक कठिनाई समझ में आते ही वापस लौटना पड़ा है। बहुत छोटी शिशु कक्षाओं के लिए सरकारी बंधन तो नहीं होते, पर हर अभिभावक इन दिनों बच्चों को किन्हीं सुव्यवस्थित बाल मंदिर में भेजना चाहता है। इसके लिए भी समुचित साधनों और सुयोग्य अध्यापकों की आवश्यकता पड़ती है। ये प्रबंध तगड़ी फीस लेकर ही किया जा सकता है। उतना सब न बन पड़े तो फिर छोटे बच्चों को पिंजड़े में बंद करने और अनगढ़ अध्यापकों की देखरेख में सौंपने की भी बात बनती नहीं है। अति उत्साही लोगों ने
जहां भी ऐसी योजना बनाई है असफल रही है। इन तथ्यों को देखते हुए आरंभ से ही सभी प्रज्ञापीठों को सचेत किया गया है कि वे ऐसे अदूरदर्शी कदम न उठाएं जो उपहासास्पद बने और पीछे वापस लौटना पड़े। हर दृष्टि से उपयुक्त बाल विकास कक्षाएं ही बैठती हैं। 5वीं कक्षा से छोटे छात्रों की साज संभाल अति कठिन है, फिर उन पर मिशन के अनुरूप छाप डालने जैसा प्रबंध किन्हीं गुरुकुल स्तर के योजनाबद्ध साधन संपन्न विद्यालयों में ही संभव हो सकता है। ऐसे ही घेरा बटोरी करके छोटे बालकों की अविकसित मनस्थिति में आदर्शवादी संस्कार छोड़ सकना ऋषियों का ही काम है। इसीलिए 5वीं कक्षा तक के छोटे बालकों के लिए कोई अन्य बात सोचनी चाहिए। प्रज्ञापीठों में ट्यूटोरियल कक्षाएं 6ठी कक्षा से लेकर मैट्रिक हायर सेकेंडरी तक का स्थानीय प्रचलन के अनुरूप प्रबंध करना चाहिए। इस प्रबंध के 3 पक्ष हैं, एक अभिभावक, दूसरे छात्र और तीसरे अध्यापक। छात्रों और अध्यापकों को इस नई स्थापना की उपयोगिता, व्यवस्था, परिणति की रूपरेखा यदि सही रूप से समझाई जा सके तो दोनों ही प्रसन्नतापूर्वक इसके लिए सहमति और भर्ती के लिए आतुरता प्रकट करेंगे। तीसरा वर्ग अध्यापकों का रह जाता है। इसके लिए सर्वोत्तम तो यही है कि निवृत्त स्तर के फुर्सत में रहने वाले सुशिक्षितों के पास टोली बनाकर पहुंचा जाए और उन्हें विद्या ऋण चुकाने के लिए प्रज्ञापीठ की कक्षाओं में अवैतनिक रूप से पढ़ाने का आग्रह किया जाए। उदारता और सद्भावना अभी पूरी तरह मरी नहीं है। माहौल कितना ही संकीर्ण स्वार्थपरता से भरा हुआ क्यों न हो, प्रयत्न करने पर सीपी के ढेर से कुछ मोती भी अवश्य मिल जाएंगे और अवैतनिक इस पुण्य परमार्थ में समय देते रहने में अपने अवकाश को कृत्य कर सकेंगे। कितनी ही महिलाएं भी उच्च शिक्षित होती हैं, किंतु घरों में मात्र चूल्हा चौका ही संभालती हैं। रिटायर स्तर के अध्यापक तो भी कुछ इधर उधर कर लेते हैं, पर महिला अध्यापिकाओं के लिए तो जहां तहां भटकते फिरते रहना भी संभव नहीं होता। कुटुंबियों की चख चख में ही दिन गुजारती रहती हैं। उनके साथ संपर्क बनाए जाएं और आवश्यकता समझाते हुए समयदान के लिए उनसे कहा जाए तो कोई कारण नहीं कि कुछ घंटे सेवा कार्य करने के लिए कहीं भी उदारता न उभरे। कई बार चक्कर काटने और कई बार अनुरोध करने और दबाव डालने की आवश्यकता पड़ सकती है, पर ऐसा नहीं हो सकता कि सर्वथा असफलता ही मिले। जहां अध्यापक जुटाने की किसी प्रकार दाल न गले, वहां अनुभवियों को थोड़ा वेतन देकर भी रखा जा सकता है और उसकी पूर्ति के लिए छात्रों के यहाँ ज्ञान घट रखकर फीस से मिलता जुलता कुछ आदर्शवादी प्रबंध किया जा सकता है। चूंकि 6ठी से लेकर 11वीं तक की कई कक्षाओं के विद्यार्थी होंगे, स्कूली पाठ्यक्रमों को दोहराने, अभ्यास करने के लिए प्रशिक्षण भी अलग अलग चलने चाहिए। इसके लिए छात्रों की संख्या थोड़ी रहने पर भी कई अध्यापकों की अलग अलग कक्षाओं के लिए अलग अलग स्थानों की आवश्यकता पड़ेगी। देखना यह है कि प्रज्ञापीठ की इमारत में इतना स्थान है या नहीं। यदि नहीं तो फिर किसी समीपवर्ती पेड़, शेड, शामियाना जैसे आच्छादन का प्रबंध करना चाहिए। अन्यथा फिर ये करना पड़ेगा कि जितना स्थान हो उतनी ही कक्षाएं आरंभ की जाएं और पीछे नए स्थान का प्रबंध बन पड़ने पर अधिक कक्षाओं का प्रचलन किया जाए। अगले दिनों शिक्षा प्रसार की कितनी ही नई श्रृंखलाएं आरंभ करनी होगी। पुरुषों के लिए रात्रि की और महिलाओं के लिए तीसरे पहर की प्रौढ़ पाठशालाएं चलानी होगी। ये छात्रों के ट्यूटोरियल कक्षाओं से अतिरिक्त प्रयास है। देश में 70% अशिक्षितों को साक्षर बनाने का कार्य सरकार नहीं कर सकेगी, उसे जन स्तर पर ही संपन्न करना होगा। विद्या ऋण चुकाने के लिए, शिक्षितों से समयदान वसूल करने के लिए नया उत्साह उत्पन्न करने और नए दबाव डालने की आवश्यकता पड़ेगी। ये कार्य प्रतिभावानों की टोलियां संपर्क साधने के लिए निकल पड़े तो निश्चय ही अवैतनिक अध्यापकों अध्यापिकाओं की आवश्यकता बहुत हद तक पूरी कर सकती हैं। स्थान की आवश्यकता पूरा करने के लिए ऐसे मंदिर तलाश करने पड़ेंगे जिसमें कक्षाएं चलाने जितना स्थान खाली मिल सके। यूं लोग देवता के रहने लायक छोटी कोठरी भी बनाकर सस्ते में
भक्ति भावना चरितार्थ करने की भावुकता पूरी कर लेते हैं। उनमें पूजा के समय पुजारी के खड़े हो सकने जितना ही स्थान होता है। ऐसों से तो अपना काम क्या बनेगा, पर जिनके पास खाली स्थान है और कक्षाएं चलाने के लिए, वो मिल सकता है और उसके लिए प्रयत्न अवश्य ही किया जाए। इससे मंदिरों की खोई प्रतिष्ठा फिर वापस लौटेगी और निर्माताओं के खर्च की सार्थकता समझी जाएगी तथा उसकी सराहना भी होगी। आवश्यक उपकरणों की दृष्टि से बिछावन, ब्लैक बोर्ड, अध्यापकों की तैयारी के लिए पाठ्य पुस्तकें, रात्रि की भी कक्षाएं चलती हैं तो रोशनी की आवश्यकता पड़ेगी। संचालक समिति में इतनी सूझबूझ होनी चाहिए कि अध्यापकों के समय छात्रों की सुविधा तथा स्थान की व्यवस्था बनाने में तालमेल बिठाते रह सकें। प्रबंध समिति ढीली पोली होगी तो संतुलन बिगड़ेगा और अराजकता जैसा वातावरण बनेगा। कब, कहाँ, क्या कमी पड़ती है और झल्लाने के स्थान पर उसकी पूर्ति के लिए किस प्रकार क्या नई व्यवस्था बनती है, जिनमें इतनी सूझबूझ और इतनी तत्परता होगी, वे इन बाल विकास की सुव्यवस्था बना सकेंगे। साथ ही ये भी ध्यान रखे रहेंगे कि पूजा उपासना के निमित्त आने वालों का रास्ता न रुके, उनकी भाव श्रद्धा में व्यतिरेक न पड़े। प्रस्ताव मात्र ट्यूटोरियल स्कूल भर का नहीं है, वरन छात्रों का व्यक्तित्व विकसित करने, उनके चरित्र, चिंतन एवं व्यवहार में सुसंस्कारिता का अनुपात बढ़ाने का भी है। इसलिए पाठ्यक्रम के साथ साथ उन सभी बातों को भी छात्रों के गले उतारने का प्रयत्न करना चाहिए जिनसे गुण, कर्म, स्वभाव में उत्कृष्टता की अभिवृद्धि हो, समझदारी, ईमानदारी, जिम्मेदारी और बहादुरी का अनुपात निरंतर बना रहे। इन बाल विकास विद्यालयों के साथ मिशन की अति महत्वपूर्ण 4 सत्य प्रवृत्तियों का समावेश है: शिक्षा विस्तार, स्वास्थ्य संवर्धन, हरितिमा संवर्धन और सामूहिक श्रमदान से स्वच्छता अभियान। ये चारों ही ऐसे हैं जिनका शुभारंभ हो सकता है और क्रमशः बढ़ते बढ़ते उनका व्यापक विस्तार हो सकता है। इन विद्यालयों में पढ़ने वाले छात्रों को खेल कूद, ड्रिल, आसन, प्राणायाम, फर्स्ट एड, स्काउटिंग, रोगी परिचर्या, आहार विज्ञान जैसे स्वास्थ्य संवर्धन कार्यों की शिक्षा भी मिलेगी। व्यायामशाला भी इन पाठशालाओं के साथ साथ समानांतर चलेगी। प्रज्ञापीठ के प्रांगण में तुलसी, शाक भाजी तथा फुलवारी की पौध उगा करेगी, जिसे ले जाकर बच्चे अपने घरों में उगाया करेंगे। उनके घरों में शाक वाटिका लगे, पुष्प वाटिका खिले, उसके लिए छात्रों को समुचित प्रशिक्षण एवं प्रोत्साहन दिया जाया करेगा। कुपोषण निवारण, निर्माण रुझान, कुटीर उद्योग एवं सुरुचि संवर्धन की दृष्टि से घरों में आंगनबाड़ी, छतबाड़ी, छप्पर बाड़ी उगाने का बहुत महत्व है। बढ़ते वायु प्रदूषण का निवारण भी इसी आधार से हो सकता है। आंगनों में वनस्पति भगवान के देवालयों के रूप में थावले बने और दैनिक पूजा, आरती, परिक्रमा, अर्घ्य दान का क्रम चले तो इतने भर से परिवार में धार्मिकता, आध्यात्मिकता एवं आस्तिकता का वातावरण बनेगा और इस छोटे शुभारंभ का दूरगामी सत्परिणाम होगा। बच्चों के अभिभावकों से संपर्क बनाकर उन्हें युग परिवर्तन के लिए सहमत किया जा सकता है। इस आधार पर गांव में सामूहिक श्रमदान से स्वच्छता अभियान चलाने के लिए झाड़ू टोकरा लेकर गली मोहल्लों में निकला जा सकता है। अपने देहातों में इन दिनों स्वच्छता की ओर से आंखें बंद रखी जाती हैं और इस कारण बढ़ती गंदगी से स्वास्थ्य को भारी क्षति पहुंचती है और पिछड़ेपन की निशानी, दुर्गंध, सड़न की कुरुचि बढ़ती है। घरों के नालियों का पानी गलियों में फैलता और सड़ता है। कुओं के इर्द गिर्द कीचड़ जमा रहता है। कूड़े कचरे के ढेर जहां तहां जमा रहते हैं। इन्हें साफ करने के लिए यदि सफाई कर्मचारी नियुक्त नहीं किए जा सकते तो मिलजुल कर श्रमदान से ये कार्य हो सकता है। आखिर अपने मुंह की मक्खी भी तो अपने आप ही मारनी होगी। जापान में मनुष्य के मलमूत्र को सुनहरा खाद कहा जाता है और उसके सदुपयोग से खाद बनाकर कृषि उत्पादन बढ़ाया जाता है, पर अपने देश में वो गांव के इर्द गिर्द ही बिखरा पड़ा रहता है। इस हेतु सस्ते शौचालय, मूत्रालय बनाए जा सकते हैं और उस आधार पर गंदगी हटाने, खाद बढ़ाने का दोहरा लाभ मिल सकता है।
तालाब गहरे करने और रास्तों की मरम्मत करने का काम भी ऐसा ही है जो इसी कार्यक्रम में सम्मिलित रखा जा सकता है। ये सभी कार्य ऐसे हैं जिन्हें प्रज्ञापीठों में चलने वाली बाल संस्कार कक्षाओं के साथ गुंथा रखा जा सकता है और एक साथ उन कई सत प्रवृत्तियों का सूत्र संचालन हो सकता है जिनका प्रज्ञा अभियान के कार्यक्रमों में अति महत्वपूर्ण स्थान है और जिन्हें अगले दिनों अनिवार्य रूप से हाथ में लिया और आगे बढ़ाया जाना है। शिक्षा संवर्धन सर्वोपरि है। उसका शुभारंभ इस आधार पर करते हुए उभरे हुए उत्साह के आधार पर प्रौढ़ शिक्षा पुस्तकालय एवं बड़ों को अधिक सुयोग्य बनाने वाले अवकाश काल में चलने वाले विद्यालयों का विस्तार हो सकता है। गांधी जी ने नमक सत्याग्रह से श्री गणेश करके स्वतंत्रता संग्राम को करो या मरो स्तर तक पहुंचाया और अंततः देश को स्वतंत्र कराने के उपरांत ही दम लिया। प्रस्तुत बाल संस्कार पाठशाला का श्री गणेश भी ऐसा ही छोटा किंतु दूरगामी परिणाम उत्पन्न करने वाले हों जिसे नव सृजन का अविच्छिन्न अंग कार्यक्रम समझा जा सकता है। अगर आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें और हमारे YouTube चैनल ऋषि चिंतन को सब्सक्राइब भी कर लें। साथ ही बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। धन्यवाद।